मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सभी मेरे भाई बहन जल्दी से आ जाइएगा। फिर शुरू करेंगे आज की क्लास को और सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे ताकि बाकी साथियों तक भी इसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार हम लोग कर चुके हैं और आसान प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है। लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का या फिर हरे रंग का। तो पहले प्रश्न का आंसर करेंगे, जब एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है। क्या आंसर कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा तो सी हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ आपको कुछ और चीज़ें याद रखना है। जैसे बैंगनी रंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। बैंगनी रंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है तो ये क्या होती है, तो ये सबसे कम होती है। लेकिन विचलन अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे अधिक होता है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग लाल रंग की बात करेंगे तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो क्या होती है, तो वो सबसे अधिक होती है। याद रखिएगा, कई बार आपसे यहाँ से प्रश्न घुमा फिरा के बनता है। ठीक है, लेकिन इसका विचलन जो होता है वो सबसे कम होता है। तो घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसका विचलन जो है वो सबसे अधिक होता है, किसका विचलन कम होता है, किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, किसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो इस तरीके की चीज़ों को आप याद रखेंगे। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है लेकिन विचलन कम होता है, और बैंगनी रंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका विचलन अधिक होता है लेकिन तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होगा, तो आप कहोगे बैंगनी रंग। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, संलयन प्रक्रिया के लिए क्या उचित है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो संलयन प्रक्रिया के लिए हल्का नाभिक, भारी नाभिक, आवर्त सारणी के मध्य वाले तत्व या फिर बंधन ऊर्जा चक्र के मध्य में पड़ने वाले तत्व। देखो, सूर्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो सूर्य में भी क्या होता है, तो सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो संलयन है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप कहोगे नाभिकीय संलयन है। सूर्य में अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैसें पाई जाती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, नामक गैसें पाई जाती हैं, और इन गैसों की वजह से क्या होता है, इन गैसों की वजह से वहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसकी वजह से सूर्य की ऊर्जा बनी होती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अभिक्रिया के कारण नाभिकीय संलयन होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही सूर्य की ऊर्जा का कारण है। सूर्य पर अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग 80% जो है तो वो हाइड्रोजन है, और शेष में अगर हम लोग बात करेंगे तो हीलियम और कुछ अन्य तत्व हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो जो हाइड्रोजन और हीलियम है तो ये दोनों के संयोग से क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। और नाभिकीय जो संलयन की क्रिया है ना, इस संलयन क्रिया पर ही हाइड्रोजन बम आधारित है। याद रखेंगे क्या होगा, तो जो हाइड्रोजन बम बनते हैं, हाइड्रोजन बम जो बनते हैं तो वो नाभिकीय संलयन की क्रिया पर ही बनते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की क्रिया पर बनते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन हीलियम नाभिकीय संलयन की क्रिया करते हैं, जो कि सूर्य की ऊर्जा का कारण है। संलयन प्रक्रिया में क्या उचित है, आंसर क्या कर देंगे, तो संलयन क्रिया में अगर हम लोग बात करें, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, हल्के नाभिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो संलयन क्रिया में अगर हम लोग बात करेंगे कौन से, तो हल्के नाभिक जो है उचित होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड से किसी प्रेक्षण बिंदु तक की दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, बराबर होती है, या फिर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड से किसी प्रेक्षण बिंदु तक की दूरी के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, बराबर, या फिर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड से किसी प्रेक्षण बिंदु तक क्या होती है, तो व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दूरी बढ़ने पर क्या हो जाएगी, तीव्रता घटती है, और दूरी घटने पर क्या हो जाएगा, तीव्रता बढ़ती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइएगा क्या हो जाएगा, शून्य है, अनंत है, 25 सेंटीमीटर है, या फिर -25 सेंटीमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, और ऐसे कुछ ऐसे प्रश्न है ना जो क्या हो रहे हैं, जो कला वर्ग और विज्ञान वर्ग दोनों में पूछे जाते हैं, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है
कहाँ पर होती है, क्या आंसर कर देंगे, तो शून्य पर, अनंत पर 25 सेंटीमीटर या फिर -25 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे अनंत पर। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ पर, अनंत पर होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 1.0 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान क्या होता है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। 1.0 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान क्या होता है, बताइएगा, क्या आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 1.0 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान क्या होता है। बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो क्या हो जाएगा, तो 1.0 माइक्रो एम्पियर की बात करेंगे तो इसकी विद्युत धारा का मान होता है, ठीक है, 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर क्रिया करके क्या बनाते हैं। अमोनिया की बात कर रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो है क्रिया करके, संपर्क में आने पर क्रिया करके क्या बनाते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम ऑक्साइड या फिर गंधक। तो क्या हो जाएगा, चलिए इसे प्रश्न का आंसर करेंगे। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर क्या बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे, अमोनियम सल्फाइड बनाएंगे, अमोनियम ऑक्साइड बनाएंगे, गंधक बनाएंगे। क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो NH4Cl। ठीक है, क्या करेंगे, तो अमोनियम, अगर हम लोग बात करें तो अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे, NH4Cl। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न करेंगे, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब बदहजमी हो जाती है, अपच हो जाता है, तो उसका जो है इलाज करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं। एंटीबायोटिक का, एनाजेलिक का, एंटीसिड का और या फिर एंटीसेप्टिक का। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें अपच का, बदहजमी का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं। प्रतिजैविक का, पीड़ाहारी का, प्रति अम्ल का या फिर प्रतिरोधी का। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या फिर एंटीसिड या फिर एंटीसेप्टिक। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं, तो आंसर कर दोगे एंटीसिड। क्या कर देंगे, एंटीसिड कर देंगे। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, प्रति अम्ल कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रति अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सबसे दुर्बल अम्ल है, तो बताइएगा क्या जाएगा। तो HCl है, HNO3 है, HCN है या फिर H2SO4 है। तो सबसे दुर्बल अम्ल आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा, तो सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा होता है, क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, HCN कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन साइनाइड जो है तो ये सबसे दुर्बल अम्ल होता है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर करेंगे। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ लेगा तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर आपसे रासायनिक नाम पूछ लेगा तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो आप आंसर करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कर दोगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे खाने के सोडे का रासायनिक क्या कर ले, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछ ले तो आप कहोगे सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे NaHCO3। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर करेंगे। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसे सोडियम का बाइकार्बोनेट भी कहेंगे। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट तंतु में किया जाता है। मैग्नीशियम है, प्लेटिनम है और सिल्वर है या फिर टंगस्टन है। तो बताएंगे क्या आ जाएगा, प्लेटिनम है, मैग्नीशियम है, सिल्वर है, टंगस्टन है। तो बल्ब के फिलामेंट में अगर हम लोग बात करें किस तंतु का प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। अच्छा, टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा इसकी जो प्रतिरोधकता है वो अधिक होती है, साथ ही साथ गलनांक जो है वो भी अधिक होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता और हम लोग गलनांक की बात करेंगे तो दोनों क्या होता है, दोनों अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों क्या होता है, अधिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, ये उपयुक्त होती है। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। केचुए में कोई कंकाल नहीं होता, परंतु जमीन में बिल खोदने के दौरान उसका अग्र सिरा स्फीत हो जाता है।
एवं एक द्रव चालित कंकाल के रूप में कार्य करता है। ऐसा किसके कारण होता है बताइएगा? सिलोमी द्रव के कारण, रुधिर के कारण, आहार नाल का क्रमाकुंचन के कारण, या फिर शुक्र के कारण। बताइएगा क्या जाएगा? तो देखो जो केचुआ होता है, केचुए से अगर हम लोग बात करेंगे तो केचुए को किसान मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि को उपजाऊ बना देता है, तो किसान मित्र भी कहा जाता है केचुए को। दूसरी चीज़, केचुआ पालन अगर हम लोग बात कर लें तो वार्मी कल्चर आप कहोगे, ठीक है, क्या जाएगा? तो केचुआ पालन के लिए क्या जाएगा? तो वार्मी कल्चर याद रखेंगे, ठीक है, क्या जाएगा? केचुआ पालन के लिए वार्मी कल्चर। तीसरी चीज़ आप याद रखेंगे, जो केचुआ होता है वो क्या होता है? तो वो त्वचा से शोषण कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? तो त्वचा से शोषण कर रहा है, ठीक है, क्या रहा है? तो त्वचा से श्वसन कर रहा है। तो ये तीसरी चीज़ आप याद रखेंगे केचुए के संदर्भ में, ठीक है। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सिलोमी द्रव, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सिलोमी द्रव। आगे बढ़ेंगे, त्वचन, तो जो त्वचा है ये श्वसन अंग की तरह कार्य करती है, किसमें? छिपकली में, पक्षियों में, आदिम स्तनधारियों में, या फिर मेढक में। तो त्वचा जो है तो ये किसमें जो है, त्वचा जो है श्वसन अंग की तरह किसमें काम करती है? तो बताइएगा, छिपकली होगा, पक्षी होगा, आदिम स्तनधारी होगा, या फिर मेढक हो जाएगा। त्वचा किसमें श्वसन के रूप में काम करती है? बताइएगा क्या जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मेढक में, ठीक है, किसमें? तो मेढक अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो त्वचा है वो श्वसन के रूप में काम करती है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जरा मुझे मेढक का बताइएगा, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? जरा मुझे ये बताइएगा, निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक पदार्थ है जो वातावरण की अत्यंत विषम परिस्थितियों को भी झेल सकता है तथा किसी भी एंजाइम के द्वारा अपघटित नहीं होता? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक पदार्थ है जो वातावरण की अत्यंत विषम परिस्थितियों को झेल सकता है तथा किसी भी एंजाइम के द्वारा अपघटित नहीं होता? क्यूटिकल होगा, लिग्निन होगा, स्पोरोपोलेनिन होगा, या फिर सेलुलोज हो जाएगा? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, स्पोरोपोलेनिन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? तो बी आंसर करिएगा, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, एक कार्बनिक पदार्थ है जो वातावरण की विषम परिस्थितियों को भी झेल सकता है और किसी भी एंजाइम के द्वारा अपघटित नहीं होता। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जंतु कोशिका में मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण होता है, बताएंगे क्या जाएगा? तो जंतु कोशिका में मुख्यतः प्रोटीन जो है ये संश्लेषण होता है। कैसे होता है? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो जंतु कोशिका में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो साइटोसोल में उपस्थित राइबोसोम पर होता है। केवल उन्हीं राइबोसोम पर जो केंद्रीय भित्ति व अंतःप्रद्रव्य जालिका पर उपस्थित होते हैं। केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव में उपस्थित राइबोसोम पर, या फिर कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित राइबोसोम्स पर। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो जंतु कोशिका में मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण होता है। ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, साइटोसोल में उपस्थित राइबोसोम पर, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो साइटोसोल में उपस्थित जो राइबोसोम होते हैं मुख्यतः उन्हीं में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए आंसर कर दोगे, ठीक है, क्या आ जाएगा। तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, ठीक है, ध्यान रखिए, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वृक्क के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो हृदय स्पंदन को बढ़ाता है? ठीक है, तो वृक्क के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा हार्मोन है जो स्रावित हो रहा है और हृदय स्पंदन को बढ़ा रहा है? ठीक है, वृक्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? तो वो आप कहोगे नेफ्रॉन है, ठीक है, क्या है? तो नेफ्रॉन है। वृक्क की जो क्रियात्मक इकाई आपसे पूछा जा चुका है, वृक्क की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है? वो नेफ्रॉन होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा, ठीक है। कौन? तो आप आंसर करोगे रेनिन को, ठीक है। वृक्क के द्वारा रेनिन हार्मोन स्रावित हो रहा है जो हृदय स्पंदन को बढ़ा रहा है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह तत्व की कमी से तो देखो, एक तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो होता है एनीमिया। लौह तत्व की कमी से अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो होता है एनीमिया, जिसको आप कहते हो रक्ताल्पता, ठीक है, जिसको क्या कहते हो? जिसको आप कहते हो रक्ताल्पता कहते हो, ठीक है, क्या करते हो? तो जिसको आप रक्ताल्पता कहते हो, एनीमिया कहते हो, रक्त की कमी होना। तो एक तो ये लौह तत्व की कमी से होता है। दूसरा क्या होता है? पोलियो है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, या फिर गाइटर है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा है जो लौह तत्व की कमी से होगा? क्या आंसर कर दोगे? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, गाइटर है, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, गाइटर। ये भी लौह तत्व की कमी से होता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से किसी एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। बताइएगा कौन है। तो इनमें से कौन ऐसे पदार्थ हैं जिनका निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों के द्वारा किया जाता है? केवल CO2,
केवल H2O, केवल CO2 और H2O, या फिर अमोनिया, क्या हो जाएगा? तो हमारे शरीर में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जिसका हमारे शरीर के फेफड़ों के द्वारा बड़ी मात्रा में निष्कासन किया जाता है? क्या हो जाएगा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, CO2 और H2O, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे, इन दोनों का निष्कासन होता है। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत है, आग्नेयाशय है, तिल्ली है, पित्ताशय है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो मानव शरीर का सबसे बात करेंगे कौन सा अंग है जो इंसुलिन, अच्छा देखो, अगर आपसे क्या कर ले, सबसे बड़ा अंग पूछ ले मानव शरीर का, सबसे क्या कर ले, अगर आपसे मानव शरीर का, ठीक है, सबसे बड़ा अंग पूछ ले कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो सबसे बड़ा अंग क्या कहोगे? तो सबसे बड़ा जो अंग है वो तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे यकृत है, ठीक है। सबसे बड़ा अंग कौन है? यकृत है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसा ग्रंथ है जो क्या कर रहा है, तो कौन सा ऐसा अंग है जो क्या कर रहा है, जो तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों काम कर रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? कौन सा एक ऐसा अंग है जो क्या कर रहा है, जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में काम कर रहा है? तब आप आंसर क्या करोगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं, ठीक है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। क्या आ जाएगा? तब आप आंसर कर दोगे किसको? अग्न्याशय को कर दोगे, ठीक है। किसको? तब आप अग्न्याशय को कर दोगे, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे यकृत। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग जो है वो यकृत है। और आपसे बोले कौन सा अंग है जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों रूपों में काम कर रहा है, तो अब आप आंसर किसको करोगे? तो आप आंसर करोगे अग्न्याशय को। क्लियर है? याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए बताइएगा। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्या हो जाएगा? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी कर देंगे, क्या आ जाएगा? यकृत हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। और आपसे बोले कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों रूपों में काम कर रही है, तो आप आंसर करोगे अग्न्याशय को, ठीक है। क्या कर दोगे? तो कर दोगे अग्न्याशय, ठीक है। यहाँ पर मैंने सबसे बड़ा अंग लिख दिया ना, अंग नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, अंग ना करो, यहाँ पर ग्रंथि कर लो, ठीक है, ग्रंथि कर लो, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर हम लोग बोलेंगे तो यकृत कहोगे। और कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों में काम कर रही है, तो आप कहोगे आग्नेयाशय, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, जब एक वर्णी प्रकाश निर्यात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है? तीव्रता, चाल, आवृत्ति या फिर तरंग दैर्ध्य? तो बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखो, जब प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो चाल है और उसकी जो तरंग दैर्ध्य है, ये सब प्रभावित होती है। जो नहीं प्रभावित होती है वो क्या होगी? वो होगी उसकी आवृत्ति। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा? तो जो नहीं प्रभावित होती है, जो नहीं अपरिवर्तित होती है, वो कौन हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आवृत्ति। ऑप्शन संख्या सी आंसर करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, एक लंबे पाइप अर्थात खोखले तांबे के बेलनाकार चालक में से दिष्ट धारा बह रही है तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, बताएगा। यदि लंबे पाइप अर्थात खोखले तांबे के बेलनाकार चालक में से दिष्ट धारा बह रही है तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा केवल पाइप के अंदर, केवल पाइप के बाहर, ना तो पाइप के अंदर ना ही पाइप के बाहर। क्या हो जाएगा? तो बताइए क्या आंसर करेंगे? या फिर पाइप के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, केवल पाइप के बाहर, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे, केवल पाइप के बाहर। यदि लंबे पाइप अर्थात खोखले तांबे के बेलनाकार चालक में से दिष्ट धारा बह रही है तो इसके कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो केवल और केवल जो है पाइप के बाहर होगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो अभी आज ही के सेशन मैंने आप लोगों को बताया था। क्या हो जाएगा? विखंडन है, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन है या फिर नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? तो सूर्य की विकिरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था सूर्य पर जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता है और इस हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के कारण ही क्या होता है, इनके कारण ही हम लोग बात करेंगे तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और सूर्य की ऊर्जा
बनी रहती है, याद रखिएगा। तो नाभिकीय संलयन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। यदि किसी प्रिज्म से पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण पर आपतित होता है तो फिर क्या होगा? आपतन कोण निर्गत कोण की अपेक्षा छोटा होगा, आपतन कोण निर्गत कोण बराबर होंगे, आपतन कोण निर्गत कोण की अपेक्षा बड़ा होगा, आपतन कोण निर्गत कोण का योग 60 डिग्री होगा। बताइएगा यदि किसी प्रिज्म से पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण पर आपतित होता है तो फिर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या बी, आपतन कोण जो होता है वो निर्गत कोण के बराबर होता है। याद रखिएगा जब प्रिज्म से पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण पर, ठीक है, किस पर? तो न्यूनतम विचलन कोण पर जो है आपतित होगा तो आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या बी आंसर करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल या फिर उत्तल समतल दोनों। बहुत ही अच्छा सा महत्वपूर्ण सा प्रश्न बताइएगा। किसी भी वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है किस दर्पण में? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल व समतल दोनों। तो कौन से दर्पण में? बताइएगा क्या आ जाएगा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, अवतल दर्पण में, ठीक है। कौन से? तो अवतल दर्पण में किसी वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? सी आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, अनंत होती है, शून्य होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अच्छा 25 सेंटीमीटर दो जगह ऑप्शन दे दिया है ना, ठीक है। 25 सेंटीमीटर आपको दो ऑप्शन दे दिया। चलिए बताइएगा क्या आ जाएगा? तो अगर वो लोग बात करें समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगी? अनंत होगी, शून्य होगी, 25 सेंटीमीटर होगी या फिर 25 सेंटीमीटर होगी। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे अनंत होती है, ठीक है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होगी? अनंत होगी। याद रखिएगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होगा? तो दोनों अनंत होगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? ए आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है काट क्षेत्रफल पर, ताप पर, लंबाई पर, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो चालक की जो प्रतिरोधकता व चालकता का जो गुणनफल है तो ये किस पर निर्भर करेगा? काट क्षेत्रफल पर, ताप पर, लंबाई पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे चालक की जो प्रतिरोधकता है व चालकता है तो ये एक मानक इकाई है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो इसका मान जो होता है वो नियत होता है। तो इनका जो गुणनफल है वो क्या करेगा? तो वो इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे। क्या आ जाएगा? तो इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित पदार्थों में से कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में कौन नहीं आता? बताइएगा क्या आ जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में कौन नहीं आता? मैनोज, स्टार्च, ग्लिसरॉल, सेलुलोज। क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आ रहा है? बताएंगे क्या आ जाएगा? मैनोज है, स्टार्च है, ग्लिसरॉल है, फिर सेलुलोज। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, ग्लिसरॉल नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए। और हमें जो एथलीट होते हैं ना उनको अगर हम लोग बात करें त्वरित ऊर्जा के लिए, तो त्वरित ऊर्जा के लिए उनको क्या किया जाता है? तो उनको कार्बोहाइड्रेट युक्त जो ग्लूकोज है वो दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो त्वरित ऊर्जा के लिए अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा, ये त्वरित ऊर्जा के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। जो हम लोग ग्लूकोज पीते हैं ना उसमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। जो क्या करता है? त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर। बताएंगे क्या आ जाएगा? तो स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? क्या आ जाएगा? आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, क्रोमियम को मिलाते हैं, ठीक है। किसको? तो स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु? क्रोमियम। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी जो है हार्मोन होता है, कई बार ये पूछा गया। एथिलीन और ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है या फिर एबीए। तो फलों को पकाने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा हार्मोन जो होता है वो उत्तरदायी होता है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आंसर करोगे एथिलीन। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर दोगे, एथिलीन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बच्चों के पाचक रस में मौजूद रेनिन जो होता है ये किसको पचाता है? बच्चों के पाचक रस में रेनिन मौजूद होता है। और रेनिन किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को, वसा को, न्यूक्लिक एसिड को। इस प्रश्न का आंसर करिएगा।
बच्चों के पाचक रस में रेनिन मौजूद होता है, और ये किसको, तो ये प्रोटीन्स को। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, किसको, प्रोटीन्स को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे ए बी रुधिर वर्ग दाता जो है, सर्वग्राही आपसे पूछ ले तो सर्वग्राही क्या कहोगे, तो सर्वग्राही कहोगे आप ए बी। ठीक है, और दाता अगर आपसे पूछ ले तो दाता आप किसको कहोगे, तो आप कहोगे ओ को। सर्वग्राही कौन है, ए बी है, सर्वदाता कौन है, ओ है। यहाँ पर आपसे कह रहा है ए बी रुधिर वर्ग दाता जो है उस प्राप्तकर्ता को अपना रुधिर नहीं दे सकता जिसका रुधिर वर्ग ओ है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है वो अपना ब्लड ओ वाले को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें दोनों में प्रतिजन होते हैं, दोनों रोग प्रतिरोधक होते हैं। प्राप्तकर्ता में दोनों प्रतिजन होते हैं या फिर प्रतिजन और प्रतिरोधक दोनों होते हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है वो ओ वाले को अपना रक्त नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि दोनों में क्या होते हैं, दोनों में दाता में दोनों प्रतिजन होते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, दाता में दोनों प्रतिजन होते हैं। याद रखेंगे ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए बस, तो आज के मॉर्निंग सेशन में ये टॉप 30 क्वेश्चंस थे, और यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कला वर्ग और विज्ञान वर्ग दोनों में पूछे गए हैं। तो दोनों ही वर्ग के छात्रों के लिए क्लास महत्वपूर्ण है, और उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। सेशन पसंद आई हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। और हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आपसे लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।